नमस्कार। आज हम इरिगेशन इंजीनियर के प्रथम अध्याय यानी चैप्टर को के बारे में पढ़ेंगे। इरिगेशन एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसके ज़रिए फसलों में पानी देने की प्रक्रिया को हम इरिगेशन कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग खेती बाड़ी और खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में हम लोग मुख्यतः फसलें उगाते हैं। मुख्यतः इसका उपयोग हम लोग मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए करते हैं ताकि जो आवश्यक नमी पौधों को चाहिए वह आसानी से या सरलता से प्राप्त हो जाए। यदि वर्षा के कारण नमी पहले से ही मिट्टी में प्राप्त है तो सिंचाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि जिस स्थान पे खेतीबाड़ी की जा रही है वहाँ मिट्टी में नमी की कमी है तो सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है ताकि नमी की सहायता से फसलों की उपज बनी रहे। कृषि इंजीनियरिंग के दो पहलू हैं। पहला है इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग संरचनाओं के निर्माण इत्यादि का काम करते हैं। इन संरचनाओं की सहायता से हम लोग सिंचाई का काम पूर्ण करते हैं। संरचनाएं जैसे कि बैराज, वियर, नहरें, प्रपात यानी फॉल्स, एस्केप, हेडवर्क्स, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर तथा ड्रेनेज कार्य इत्यादि, ये सब हम लोग करते हैं। ड्रेनेज कार्य मुख्यतः सिंचाई के विपरीत में होने वाली एक प्रक्रिया है। ड्रेनेज का अर्थात है आर्टिफिशियल तरीके से किसी स्थान या जगह से जल को हटा देना। कृषि इंजीनियरिंग का दूसरा पहलू है जो हकीकत में उसकी आवश्यकता है, वो है कृषि संबंधित पहलू के अंतर्गत सभी तरह की फसलों का ज्ञान, सभी तरह की फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा तथा फसल काल में पानी का वितरण, विभिन्न तरह की मिट्टी के गुणों की जानकारी तथा बंजर भूमि को कृषि लायक बनाने जैसे कार्य इस पहलू के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वाटर लॉग्ड भूमि को फिर से कैसे उपजाऊ बनाया जाए तथा उसमें कौन सी फसल कौन से मौसम में बोई जाती है, इन सब का ज्ञान भी कृषि इंजीनियरिंग के हिस्से में आता है। सिंचाई की आवश्यकता, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस देश की आर्थिक दिशा बहुत कुछ कृषि पर भी ही निर्भर करती है। आर्थिक दिशा सुधारने के लिए देश में खेती की पैदावार अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए देश में सिंचाई के साधनों का व्यापक तथा सुव्यवस्थित होना बहुत आवश्यक है। पानी का मुख्य स्रोत वर्षा होता है, लेकिन वर्षा बहुत सी परिस्थितियों में निर्भर करती है और इसके लिए पैदावार बढ़ाने के लिए हमें जल की आवश्यकता वर्षा के अलावा भी निर्भर पड़ती है। इसीलिए हमें सिंचाई व्यवस्था बनानी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि पौधों के लिए नमी को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इसीलिए हम कृषि इंजीनियरिंग द्वारा ऐसी आदर्श व्यवस्थाएं बनाते हैं जिससे पौधों को आवश्यक नमी मिले, चाहे वो वर्षा के अलावा किसी और स्रोत से क्यों ना हो। फसल के पूरे काल में 15 या 20 दिन के अंतराल पर पानी मिलता रहना चाहिए, अन्यथा वह सूख जाएंगी। अब उस दौरान यदि वर्षा ना हो तो हमें अप्राकृतिक तरीकों से फसल को या उसमें
उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी में नमी उपलब्ध करवानी होती है। वर्षा का समय से ना होना फसलों के लिए बहुत नुकसानदायक है तथा उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए फसल को नियमित रूप से देने के लिए हमें सिंचाई व्यवस्था बनानी पड़ती है। यह एक आवश्यक तथा अप्राकृतिक तरीका है जिससे मृदा में नमी बनाई जाती है। दिखाए गए निम्न कारणों की वजह से हमें सिंचाई व्यवस्था बनानी आवश्यक रहती है। जैसे प्रथम है वर्षा की कमी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यदि वर्षा फसल की आवश्यकता की कमी को पूर्ण करते हैं तो हमें आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई व्यवस्था की ज़रूरत है। इसके अलावा यदि फसल काल के दौरान वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है यानी कम ज़्यादा है तो भी हमें सिंचाई की नियमित आवश्यकता पड़ती है। कई जगह ऐसा होता है कि वर्षा तो काफ़ी हो जाती है लेकिन उचित समय पर नहीं होती है, या यदि समय पर होती है तो वर्षा काफ़ी कम होती है। इन परिस्थितियों में समय पर फसल को जल उपलब्ध करवाना सिंचाई द्वारा ही संभव है। कैश क्रॉप यानी मूल्यवान फसलें जिनके लिए समय रहते पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें सिंचाई के साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वर्षा प्राकृतिक है और वर्षा आवश्यकता अनुसार होने की संभावना हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा वर्ष में एक ही खेत से कई फसलें लेनी होती है, तो हो सकता है कि वर्षा काल में तो बारिश हो जाने के कारण फसलों को नमी मिल जाए, लेकिन जब वर्षा काल समाप्त हो जाए तब यदि फसल उगानी हो तो कैसे नमी पहुंचाई जाए, ये केवल इरिगेशन के साधनों से ही संभव है। इसके अलावा कुछ फसलें ऐसी है जैसे गन्ने, जिसको लगभग साल भर जल की आवश्यकता होती है, तो वर्षा काल के पश्चात खेत में सिंचाई ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा ऐसी फसलों को जल प्राप्त होता है। शुष्क क्षेत्रों में एग्रीकल्चर की संभावना जल द्वारा या जल के अप्राकृतिक साधनों द्वारा ही संभव है। सिंचाई के लाभ। सिंचाई से फसल की उपज बढ़ती है जिससे देश की खाद्य समस्या हल होती है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत भी होती है। अकाल की संभावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। बिल्कुल वर्षा ना हो या प्रभावित सिंचित क्षेत्रों की फसलों पर भी पड़ता है, लेकिन इतना ही नहीं होता कि फसलें समाप्त तक हो जाएं। कुछ ना कुछ उपज काम चलाने के लिए हो सकती है, पशुओं के लिए चारा वगैरह मिल जाता है। सिंचाई के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण करने के लिए मजदूर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, अतः इरिगेशन इंजीनियरिंग के ज़रिए से रोजगार भी बढ़ता है। सिंचित क्षेत्रों में नियंत्रित तथा निश्चित पानी की उपलब्धि के कारण अधिक मूल्यवान या कैश फसलें उगाई जा सकती हैं। इन फसलों का वर्षा के पानी पर निर्भर रहना संभव नहीं है। सिंचाई से आर्थिक लाभ भी हैं, जैसे सिंचाई क्षेत्रों में सरकार लगान के रूप में किसानों से धन इकट्ठा करती है तथा सरकार की इस आमदनी द्वारा दूसरे सार्वजनिक कार्यों
को पूर्ण किया जाता है, जिससे आम जनता की भलाई होती है। सिंचाई क्षेत्रों में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण बड़े बड़े कारखाने वगैरह स्थापित होने की संभावना बढ़ जाती है और गरीबों को बेरोजगार नहीं रहना पड़ता है। बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज सिंचाई परियोजनाओं में पन बिजली बहुत सस्ती दर पर प्राप्त की जाती है। बांध का निर्माण कर बिजली जनरेशन के संयंत्र लगाकर ग्रामीण तथा औद्योगिक इलाकों में बिजली सप्लाई करना सरल हो जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, जल ही बिजली का स्रोत होता है। सिंचाई इंजीनियरिंग द्वारा शहरों व गांवों में जल संभरण व्यवस्था के लिए नहर व रिजर्वोयर पानी के स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। सिंचाई कार्य के लिए बने रिजर्वोयर मछली उद्योग विकसित करने के लिए भी काम में आते हैं। सिंचित क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। इसके कारण नलकूप लगाने भी संभव हो जाते हैं। नलकूप को इंग्लिश में हैंडपंप भी कहा जाता है तथा सिंचाई के और अधिक साधन उपलब्ध हो जाते हैं। जहाँ सिंचाई व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ लोगों के पास में साधन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कमाई के साधन ही प्रगति का रास्ता है। गांव इत्यादि में स्कूल, अस्पताल, डाकखाना इत्यादि भी उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा होता है खर्च करने के लिए। सिंचाई के लाभ व हानियाँ में अब पढ़ते हैं। सिंचाई की हानियाँ। सिंचित इलाकों में भूमिगत जल स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। यदि उचित समय पर आवश्यक कदम ना उठाया जाए तो भूमिगत जल के जल लग्न होने का खतरा रहता है। जल लग्न को इंग्लिश में वाटर लॉगिंग भी कहते हैं। इसके बारे में आगे चलकर पढ़ा जाएगा। भूमि के ऊपर जल आने के कारण उसको फिर से भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जल के ऊपर आने से जमीन दलदली हो जाती है, जहाँ फसल बोने का काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। सतह के ऊपर आया हुआ जल समय के साथ साथ सड़ने लगता है और मच्छर इत्यादि का केंद्र बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। सिंचित इलाकों में वायुमंडल में नमी रहती है, जिसके कारण जल साधारण के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नमी का जो वातावरण है वह काफ़ी भारी वातावरण है, जिसके कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। नहरों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निकासी का भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसके लिए भारी क्रॉस ड्रेनेज वर्क या क्रॉस ड्रेनेज कार्य करने पड़ते हैं। सड़कों इत्यादि या रेलवे लाइन इत्यादि को जब नहर पार करानी होती है तो बड़े बड़े पुलों का निर्माण करना पड़ता है। इसके लिए भी खर्चा अधिक होता है। ये भी एक हानि है। सिंचाई कार्य कभी सस्ता नहीं होता है, उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। इसीलिए सिंचाई कार्य के लिए इसे हानि में माना गया है। चित्र में कुछ सिंचाई परियोजनाओं या उनके तरीकों के बारे में दिखाया गया है, जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन या फव्वारा पद्धति द्वारा जमीन को जल देना। भारत में सिंचाई योजनाओं का विकास। भारत, मिस्र और चीन बहुत पुराने समय से ही सिंचाई के बारे में जानते हैं, लेकिन सभ्यता के प्रारंभिक काल में जनसंख्या कम होने के कारण सिंचाई कार्यों का कोई विशेष महत्व नहीं था। शुरू में फसलें वर्षा पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे मानव ने पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदियों का उपयोग करना आरंभ कर दिया। शुरू में बाढ़ के दिनों में नदियों के किनारे काट कर पानी
ले लिया जाता था तथा नदी के पास के क्षेत्रों में अच्छी तरह से जल संतृप्त कर लिया जाता था। लेकिन इस प्रकार से पानी लेने पर बाढ़ के पानी पर कोई नियंत्रण नहीं रहता था तथा इसकी वजह से हानि भी बहुत होती थी। हिंदुस्तान में सिंचाई की व्यवस्था फसल उगाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही उपलब्ध हो गई थी, जो लगभग 2500 बीसी के दौरान अवशेषों में पाया गया है। लेकिन ये तकनीकें बहुत ही छोटी हुआ करती थी तथा घरों और छोटे छोटे गांवों के ज़मीनों के लिए ही उपलब्ध हुआ करती थी। इनका व्यापक रूप से इस्तेमाल नहीं होता था, ये व्यक्ति विशेष ही अपने कार्यों के लिए करते थे। दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी के दौरान चोला वंश ने पूरे वर्ष के लिए इरिगेशन या सिंचाई की व्यवस्था बनाने के लिए कावेरी नदी में की सहायता से जमीनों को पानी उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनानी शुरू की थी। मुगल साम्राज्य काल में बाढ़ नहरें, जिसे इनंडेशन कैनाल भी कहते हैं, बनाई गई थी। इन नहरों में पानी नियंत्रित रखने के लिए चिनाई के कई पक्के कार्य बनाए गए थे। बाद में इन नहरों में बहुत सी नहरों को आधुनिक प्रवाह नहरें में बदल दिया गया। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्रों में बाढ़ नहरें अभी भी प्रचलित हैं। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण सिंचाई समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाने लगा तथा नदियों व झीलों के में इकट्ठे हुए पानी की महत्ता लोगों को समझ में आने लगी। बाढ़ नहरों को प्रवाह नहरों में बदलने के लिए हेडवर्क्स, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर तथा प्रपात जैसे सिंचाई संरचनाएं बनाई जाने लगी। नहर में पानी नियंत्रित में रखना आवश्यक है तथा नदी से उचित पानी की मात्रा ही नहर में लिया जाता है। इससे बाढ़ के कारण होने वाली हानि से भी बचा जा सकता है। नहर में पानी 12 महीने उपलब्ध कराने के लिए नदियों पर भी नियंत्रित करने के पक्के कार्य बनने लगे, जैसे बांध, बियर, बैराज जैसे कार्य। नदी का पानी इकट्ठे कर लिया जाता है तथा इसे नहर में आवश्यकता अनुसार बहाया जाता है। बाढ़ के दौरान अतिरिक्त पानी बांध इत्यादि में इकट्ठा कर लिया जाता है तथा सूखे दिनों में नहर में बहाकर 12 महीने सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज तुगलक ने सतलज तथा यमुना नदियों से कई नहरें बनाई थी। अकबर ने फिरोजशाह नगर की मरम्मत कर इसे दोबारा चालू किया था। शाहजहां ने भी कई नहरें बनाई थी तथा कई पुरानी नहरों की मरम्मत कराई थी। 19वीं शताब्दी में भारत में कई सिंचाई नहरें बनाई गई। अंग्रेजी राज्य काल में कई नहरें बनाने की बजाय उन्होंने पुरानी सिंचाई व्यवस्था को सुधारने में अधिक बल दिया। सन 1817 में वेस्टर्न यमुना कैनाल में कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में यह सबसे बड़ा सिंचाई कार्य था उन दिनों में। 1956 में अपर गंगा कैनाल बनी, जिसे बाद में पंजाब में अपर बारी दोब कैनाल और गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा प्रणालियां बनाई गई। 1817 से 1930 तक भारत में जो सिंचाई कार्य हुए हैं वह काफ़ी सराहनीय हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की में कमी की ओर ध्यान गया और सिंचाई कार्यों को विशेष महत्व दिया जाने लगा। 1951 से 1956 में पहले 5 साल योजना में
सिंचाई का बजट लगभग 27.2 और बिजली कार्यों के लिए निर्धारित किया गया था। दूसरे 5 साल योजना में यानी 1951 से 1961 में कुल बजट का 19% और तीसरी योजना में यानी 1961 से 1966 में लगभग 22% सिंचाई व बिजली कार्यों के लिए खर्च किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत बड़े बड़े सिंचाई व बिजली कार्य प्रारंभ किए गए। सन 1947 के बाद बहुत ही सिंचाई में प्रगति की गई है। इन सिंचाई परियोजनाओं का लाभ ये हुआ कि भारत की कुल सिंचित जमीन आज़ादी के बाद में लगभग 3 गुना हो गई, यानी 22 से 3 गुना होकर 76 मिलियन हेक्टेयर हो गई। सिंचित भूमि में वृद्धि का प्रोग्रेस आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा कि इस वक्र में दिखाया गया है, कितनी तेजी से समय के साथ सिंचित भूमि में बढ़ोतरी हुई है और आगे होने वाले बढ़ोतरी को भी इसमें दर्शाया गया है। भारत में लगभग 1135 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य है, जिसके लगभग 30% क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। विश्व में सबसे अधिक सिंचाई योग्य भूमि रूस में है। रूस के बाद अमेरिका और फिर भारत का नंबर आता है। देश में कुल क्षेत्रफल का सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्रफल भारत का है। भारत में 45%, रूस में 10% और अमेरिका में 25% सिंचाई योग्य क्षेत्रफल है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई बहुत सी परियोजनाएं मल्टीपर्पज़ या बहुउद्देश्य हैं। उदाहरण के लिए बाखरा नांगल योजना, जिसमें सिंचाई के साथ साथ बिजली भी उत्पन्न की जाती है। सिंचाई तथा बिजली के अलावा सुतलज नज़दीकी बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए भी ऐसी योजनाएं बनाई गई है। भारत में सरकार ने सिंचाई तथा बिजली नियंत्रण के अंतर्गत 2 उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जो सभी सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करती हैं तथा नए कार्यों को हाथ में लेने के लिए आवश्यक निर्देश देती हैं। इसमें से एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर तथा दूसरी संस्था है सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन। सिंचाई कार्यों के संबंधित देश में रिसर्च स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं, जहां सिंचाई से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं तथा आवश्यक सलाह दी जाती है। भारत में आज़ादी के पश्चात पंजाब प्रांत में सिंचाई व्यवस्था इतनी विकसित की गई, जिसका विश्व में आज भी अच्छा नाम है। सतही स्रोतों के अलावा भारत में ग्राउंड वाटर या भूजल इरिगेशन की सिंचाई परियोजनाओं को पे भी ध्यान दिया गया है, जिसकी सहायता से हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति जैसी योजनाओं को प्रतिपादित किया है। पिछले 5 दशकों से भूजल की सहायता से लगभग 5 से 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा चुका है। भूमिगत जल स्रोत हैं जैसे झरने, कुएं, नलकूप इत्यादि। वहीं सतही स्रोत हैं जैसे नदियाँ, नाले, झीलें, तालाब इत्यादि। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।